हेलो एवरीवन, मेरा नाम वांगशंग तुसी है। मैंने ये स्टोरी सोचा था वन शॉट बनाऊंगी, पर वन शॉट बनी नहीं। पर मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसा बोला है कि वन शॉट है, तो रिकॉर्डिंग तो पूरा है, पर वो पूरा इतना बड़ा स्टोरी हो गया कि वो सेव ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसलिए उसको डिवाइड करके पोस्ट करने वाली हूँ। तो इस स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक वन शॉट लेके, जिसका नाम है री अवेकनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वन शॉट। एक बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर रेगिस्तान से भरा हुआ जगह, जहाँ पर कुछ नहीं था। खून के छींटे पड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर बैटल हो रही थी। कोई हारने के लिए तैयार ही नहीं था। घमासान तरीके से वहाँ पर युद्ध चल रही थी, और वहाँ पर लड़ रहा था और कोई नहीं, लान वांगची, द गुसु किंग हंग वांगचू। वो हार नहीं रहा था। किसी को पता नहीं था कि वो अचानक से आ जाएगा बैटल करने। और वो वेन रूहान के सैनिक थे। वेन रूहान ने एक गंदी चाल चली थी। उसने बहुत जो पुअर ओमेगास होते हैं, उन लोग को ले लिया था, और लेके उन लोग को जो केव होता है जहाँ पर कारखाना का काम चलता था, वहाँ पर ओमेगास को छुपा के रख दिया गया था। और उन लोग के साथ पता नहीं वेन रूहान क्या क्या करता था। उन लोग के साथ बहुत सारे ओमेगास थे, बहुत सारे यंग ओमेगास भी थे। वांगची अकेले नहीं वहाँ आया, उसने जान फेमियान को भी लेके आया था। जान फेमियान भी एक किंग थे, वो दूसरे किंगडम के किंग थे। जान फेमियान वांगजी के फादर के बहुत पुराने दोस्त थे। वांगजी के फादर का जब देहांत हुआ, तब जान फेमियान ही तो थे जो वांगजी को देखभाल या फिर कभी कभी उसका वो कैसा है ये पूछने आता था। लान वांगजी का एक दादी थी, जो उसकी माँ की सास थी, मतलब उसके फादर की मॉम, जो लेट क्वीन थी, वही उसकी दादी थी। वो उसके ग्रैंडचाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उसका ग्रैंडचाइल्ड लान वांगची इतना ज़्यादा हैंडसम अल्फा था कि सारे ओमेगास उसको देख के आहे आहे भरते थे। लान वांगची बैटल करने आएगा ये किसी को खबर नहीं थी, और उसके साथ जान फेमियान आएगा। जान फेमियान, और जब लान वांगची आता था कोई बैटल फील्ड में मूड में, तो वो लोग हमेशा जीत के जाता था। कभी उन लोगों ने हारा ही नहीं। कुछ देर बाद वो लोग कामयाब हो जाते हैं। वो जगह पूरा उन लोग के अंडर हो जाती है। ओमेगास को बचा लिया जाता है। जान फेमियान बहुत खुश था। उन लोगों ने बाहर के इलाके में एक छोटा सा टेंट किया था, जहाँ पर वो लोग और उन लोग के सैनिक बैठ के बातचीत और थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा सकते हैं। लान वांगची उन ओमेगास को एक अलग टेंट में पन्हा दिया था। वो लोग थोड़े इंजर्ड थे, पर उन लोग के साथ कोई गलत सलूक नहीं हुआ था, जैसे कि उन ओमेगास ने कहा था। उन लोग को बहुत पहले ही पकड़ा गया था। और फिर सीन शिफ्ट करके रात का सीन दिखाया जाता है, जब लान वांगची और जान फेमियान कैंप के अंदर बैठे हुए थे, और वो दोनों बात कर रहे थे। जान फेमियान कहता है, पता है वांगची, तुम जब छोटे थे ना, तब मैं और तुम्हारे फादर तुम्हारी बातें करते रहते थे, पर मुझे पता नहीं था तुम जब बड़े हो जाओगे पूरे अपने फादर की तरह दिखोगे, और पूरा उनकी तरह ही तुम्हारा नेचर होगा। वांगची स्माइल करता है और कहता है, अंकल क्या आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं? अंकल जान फेमियान कहते हैं, हाँ तारीफ़ तो मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे फादर का दोस्त था, दूसरे किंगडम का। तुम्हारी जो माँ थी, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। फिर जब तुम्हारे फादर और मदर का देहांत हो गया, मैं बहुत सैड था, पर मुझे नहीं पता था मुझे एक अच्छा और एक दोस्त मिल जाएगा, उसका बेटा। वांगची स्माइल करता है। वांगची कहता है, मैं आपकी दोस्त की तरह ही तो हूँ अंकल। आपने मुझे बचपन से देखा है, और आप तब भी मेरे फादर के लिए बहुत हेल्प करते थे, और अब भी देखिए ना, आप मेरे लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। कभी अगर मैं आपका फेवर रिटर्न कर पाऊँ तो आप मुझे बताइएगा। आपने कभी भी कुछ नहीं मांगा है हमारे किंगडम से, आपके पास सब है, पर शायद मैं आपको कुछ रिटर्न कर पाऊँ। वांगची रियली जेन्युइनली कुछ रिटर्न करना चाहता था, एक फेवर। कभी भी जान फेमियान ने कुछ नहीं मांगा उन लोग के किंगडम से। उन लोग के किंगडम के लिए कितना कुछ किया है, पर कभी रिटर्न में कुछ नहीं मांगा। लान वांगची कहता है, मुझे बस रिटर्न करना है फेवर। जान फेमियान स्माइल करता कहता है, शायद कुछ कर पाओ तुम। वांगची कन्फ्यूजली स्माइल करता कहता है, सच में? आप सच में मैं आपको कुछ रिटर्न कर पाऊँ, मतलब कोई फेवर आपको चाहिए? जान फेमियान कहता है, एक फेवर है,
वो कभी भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया, शायद तुम कर पाओ। वांग जी स्माइल करके कहता है, बताइए ना, आप बताइए बस एक बार मुझे, मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं एक राजा हूँ और राजा ज़रूर, और आपको पता है मैं अपने फादर की तरह हूँ, तो मैं जो वादा करता हूँ वो मैं करता हूँ। जान भी मैं स्माइल करता कहता है, पता है तुम अपने फादर के ऊपर गया हो, इसलिए मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ वांग जी। मैं एक चीज़ तुमसे मांगना चाहता हूँ। वांग जी स्माइल करता कहता, जी बताइए क्या मांगिएगा आप, ये राजा पूरी करने की कोशिश करेगा जान वांग जी। वो कहते हैं, मेरा एक ओमेगा बेटा है, बहुत ज़्यादा भोला है, वो सब चीज़ में अच्छा है, अगर कोई उसके लिए परफेक्ट है मुझे लगता है वो तुम हो। वांग जी थोड़ा फ्रीज़ हो जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम, वो इतना ज़्यादा हैंडसम था कि उस पर सारी लड़कियां मरती थी, सारी ओमेगास मरती थी। उसका बस एक ही पर्सन था उसके लाइफ में, एक दादी थी जो उसके फादर की मदर, जो लेट क्वीन थी, वही थी। पर उसके लाइफ में अगर कोई सच में कोई जेन्युइनली कोई और था, वो थे जान फेमियान। और जान फेमियान मांग रहे थे कि वांग जी उसके बेटे को ओमेगा उससे शादी कर ले। वांग जी सोच रहा था। जान फेमियान स्माइल करता कहता है, तुम्हें अभी जवाब नहीं देना पड़ेगा, सोच के तुम जवाब देना, तुम्हारा जो भी जवाब होगा मैं सुनूंगा बेटा। वांग जी स्माइल करता कहता है, मैं समझ गया। वांग जी कहता है, कुछ डिसीजन लेने से पहले क्या मैं आपके बेटे को देख सकता हूँ एक बार, ओमेगा बेटे को? जान फेमियान स्माइल करता कहता, हाँ क्यों नहीं, हम लोग जब कल यहाँ से रवाना होंगे तो तुम मेरे किंगडम में एक बार आ जाना, जान किंगडम एक बार, और मेरे ओमेगा बेटे से एक बार मिल लेना। वांग जी स्माइल करता कहता, जी कल सुबह का किरण उस टेंट में गिरता है और वो लोग भी रवाना हो जाते हैं सुबह सुबह। वो जान किंगडम ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़े माइल दूर। वो लोग घोड़े से पालकी से जा रहे थे, ऐसा ही बहुत कुछ था। सामान पालकीज में रख के जा रहा था और दूसरे जो ओमेगास को सेव किया गया था वो लोग भी पीछे वाले कैरेज में उधर जा रहे थे। कुछ देर बाद जान किंगडम पहुंच जाते हैं वो लोग, और फिर किंगडम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, रोजेस और फूलों से ज़्यादातर डेकोरेट था। जब कैसल में वो दोनों पहुंचते हैं, वांग जी आसपास देखते हैं, कैसल भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। कैसल के अंदर एक छोटा सा फाउंटेन था जिसमें एक लोटस का सिंबल बना हुआ था। आसपास जब देखता है वांग जी, वो जगह पूरा वाइट, बहुत ज़्यादा सुंदर था, वाइट कर्टन, सब कुछ वाइट क्लीन था। वांग जी स्माइल करता कहता है, आपका ओमेगा बेटा कहाँ है? वांग जी का बात सुन के उसका जान फेमियान कहते हैं, शायद मेरा बेटा अपने कमरे में होगा, तुम मुझसे जाके मिल लो। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो उसको जान फेमियान ने रास्ता बता दिया था, तो वो जा रहा था। वो जाते जाते कुछ देर बाद उस सामने दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है जो उस ओमेगा का रूम था। वांग जी पहले नॉक करता है, दीवारा नॉक करता है, वो बार बार नॉक करता है पर कोई आंसर ही नहीं देता अंदर से। वांग जी थोड़ा हाथ से जब पुश करता है वो दरवाज़ा खुल जाता है। वांग जी अंदर आता है, कहता है, क्या कोई अंदर है? वांग जी आसपास देखता है पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद वांग जी अंदर पूरा रूम सर्च करता है, कोई ही नहीं था रूम में। वांग जी आसपास देखता है, तभी जान फेमियान रूम के अंदर आता है, कहता है, क्या हुआ, मेरे बेटे से मिल लिए? जान फेमियान डोर के पास खड़े हुए थे। वांग जी उसके पास आते हैं, कहता है, मैं आपके बेटे को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, आपका बेटा नहीं है यहाँ। जान फेमियान स्माइल करता कहता है, मेरा बेटा यहीं पर है बेटा, तुमने नहीं देखा? जान फेमियान की बात सुन के वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वांग जी कहता है, देखिए मैं अभी इस कमरे को पूरा छानबीन किया पर आपका बेटा कहीं नहीं है, आपको आपको आप श्योर है ना आपका बेटा यहीं है? वांग जी कंफ्यूज था। जान फेमियान कहता है, मेरा बेटा तो यहीं है, उधर देखो। वांग जी जब बेड के साइड देखता है वो शॉक्ड, एक ओमेगा, एक यंग ओमेगा, पर उसका साइज इतना बड़ा था कि उसका बॉडी पूरा, वो इतना मोटा था कि उसका बॉडी पूरा
बेड को कवर कर रहा था। उसका पैर इतना मोटा था। वांग जी ने तब सोचा नहीं था कि वो कोई पर्सन होगा। वांग जी सोचा कि वो एक बेड है। पर वांग जी धीरे से आस पास में जाता है और कहता है ये कौन है। वांग जी का आवाज़ थर थर अजीब सा कपकपा रहा था। वांग जी फ्रीज हो गया था। वांग जी ने आज तक इतना मोटा पर्सन को नहीं देखा था। जान फेमियन पास में आता और कहता है ये मेरा बेटा है वांग जी, यही ओमेगा है। वांग जी जान फेमियन के चेहरे को देखता है, फिर उस ओमेगा की तरफ जिसका मुंह गला ही दिखा नहीं जा रहा था। वो ओमेगा सो रहा था खराटे भेज के। वांग जी को तभी लग रहा था कि किसका आवाज़ है, इसलिए वांग जी सर्च किए जा रहा था रूम को। पर वांग जी ने एक बार बेड की तरफ देखा था, पर उसको लगा नहीं था ये बेड नहीं, एक पर्सन था जो एक बेड, छोटे से बेड के ऊपर सो लेटा हुआ था। वांग जी शॉक्ड हो गया। जान फेमियन की तरफ देखता है, कहता है ये आपका ओमेगा बेटा है? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मोटा है? जान फेमियन थोड़ा सैड हो जाता है और कहते हैं मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे लगा था कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मोटा है या पतला। वांग जी थोड़ा सीरियस हो जाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है ये इतना मोटा है और मुझे इसको शादी करने के लिए बोला जा रहा था। अगर मैं इसको शादी करके ले जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? वांग जी अपने मन में सोच रहा था। फिर जान फेमियन का आवाज़ उसके कानों में आता है, अगर तुम ना कहना चाहते हो तो कर सकते हो बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। जान फेमियन सैड था। वांग जी को सुन के ही लग रहा था उसका आवाज़। वांग जी कहता है मुझे सोचने का मौका दीजिए अंकल, मैं इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लूँ, ये मेरी लाइफ का बात है। जान फेमियन स्माइल करता कहता मुझे समझ आ रही है, तुम जितना टाइम लेना बेटा ले लो, और तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसी चीज़ से अग्री होऊंगा। मुझे तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी तो फोकस करना है। मैं तुम्हारा लाइफ कैसे बर्बाद कर सकता हूँ अगर तुम दोनों ही खुश ना हो। वांग जी स्माइल करता कहता हाँ। वांग जी को एक अलग रूम दिया जाता है। वांग जी उस रूम में लेटा हुआ था। रात हो गई थी। वांग जी सीलिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी आँख बंद करता है और दिल से एक बात बोलता है, माँ माँ, और उसके मन से एक आवाज़ आती है उसकी माँ की। वांग जी हमेशा अपनी माँ के सोल के साथ बात करता था, लगता था कि वो उसकी माँ ही है। वांग जी अपने मन से अपने माँ को बुलाता और कहता है माँ, क्या मुझे उससे शादी करना चाहिए माँ? वांग जी का बात सुन के उसकी माँ का आवाज़ आता और कहता है बेटा वो बहुत अच्छा ओमेगा है, वो तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर है। वो और जान फेमियन वो तो बहुत अच्छा पर्सन है। उसका बेटा वो भी बहुत अच्छा पर्सन होगा। तुम क्या सोचते हो बेटा? वांग जी बोल रहा है माँ, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि वो मोटा है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर उससे शादी करके उसको मेरे किंगडम लेके जाऊँगा तो उस लोग क्या सोचेंगे? मैं इतना हैंडसम अल्फ़ा हूँ, क्या मैं एक ओमेगा, इतने मोटे और भद्दे ओमेगा से शादी करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे? उसकी माँ का सोल वांग जी को मन में आंसर करती है, तो क्या हुआ, आज लोग कहेंगे, कल लोग कहेंगे, पर हर समय तो नहीं कह पाएंगे। लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब सही होगा। और मुझे दिखता है उसमें एक बात है बेटा, तुम्हें उसको खोना नहीं चाहिए, वो तुम्हारा ही पार्टनर है। एक बार तो उसको समझ के तो देखो। वांग जी सोचता है और वांग जी कहता है जी आप जो बोले माँ मैं वही करूँगा। अगर आप भी हाँ बोल रही हैं तो ज़रूर ओमेगा में कोई बात होगा। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जान फेमियन के पास आता है। जान फेमियन अपने थ्रोन में बैठे हुए थे। वांग जी आता है, तब उन लोग का सभा स्टार्ट होने वाला था। तभी लान वांग जी सबके सामने आके कहता है, मैं लान वांग जी द किंग ऑफ गुसू आपको आपके बेटे के लिए एक मैरिज प्रपोजल देने आया हूँ। जान फेमियन का आइसोलेट हो जाता है। जान फेमियन कहते क्या तुम शादी करोगे मेरे बेटे से? वहाँ पर कुछ गिने चुने एल्डर्स ही आके बैठे थे, वो लोग भी स्माइल करने लग जाते। जान फेमियन कहते चलो बात करते हैं इस बारे में। जान फेमियन अपने थ्रोन से उठ के वांग जी के पास आता है और उसको लेके बाहर जाता है।
वांग जी और जान फेमियन गार्डन की तरफ वॉक कर रहे थे। वांग जी कहता है, मैंने सोचा है मैं आपके बेटे से शादी करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। लान वांग जी का बात सुन के जान फेमियन कहता है, कोई भी शर्त बोलो, मैं मंजूर देता हूँ। वांग जी कहता है, सुन तो लीजिए, आपके बेटे को मैं शादी करके तो लेके जाऊँगा, पर ये सीक्रेट रहेगा, मैं किसी को बताऊँगा नहीं मेरे किंगडम में मैंने उससे शादी किया है, क्योंकि आपको तो पता ही है उसका अपीयरेंस ऐसा है कि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही मेरी दादी। वांग जी का बात सुन के जान फेमियन कहता है कि मुझे समझ आया, पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर रहे हो। वांग जी, मैं यही एक्सेप्ट कर रहा था तुमसे, तुम अपने पूरे फादर के जैसे हो, तुम बहुत अच्छे हो बेटा। वांग जी कहता है, आप बहुत अच्छे हैं अंकल, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया मेरे किंगडम के लिए, मैं भी कोई फेवर आपको रिटर्न करना चाहता हूँ। अगर इसमें यही सही हो कि मुझे किसी से शादी करना पड़ेगा तो यही सही, ना ही तो अभी तक मुझे किसी से प्यार हुआ है, शायद ये शादी कुछ अच्छा हो जाए इस शादी से। जान फेमियन स्माइल करता कहता, बहुत खुश हूँ, शादी की तैयारी करते हैं। वांग जी स्माइल करता है। 2 दिन बाद दिखाया जाता है फाइनली उन दोनों का शादी हो जाता है। जान फेमियन उन दोनों की तरफ देख के सैड भरी नज़र से कह रहा था, वांग जी की तरफ, मेरे बेटे का ध्यान रखना वांग जी, मेरा बेटा बहुत भोला है पर बहुत ज़्यादा ही समझदार है, वो तुम्हारा हर चीज़ में मदद करेगा, उससे सलाह लेना मत भूलना, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊँगा, है ना बेटा, बेटा मत रोना ठीक है। वो ओमेगा कैरेज के अंदर बैठा हुआ था और रो रहा था, कह रहा था मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा, पर रो ही रहा था वो। वांग जी देखता है उसका नाटक और फिर वांग जी बैठ जाता है घोड़े पर, कहता है तो मैं आता हूँ, और फिर वो लोग चलने लग जाते हैं, उन लोग का कैरेज और वांग जी घोड़े में। कुछ देर के बाद, ट्रैवल के बाद, वो लोग फाइनली गुसू पहुँच जाते हैं। गुसू बहुत ठंडी जगह थी, वो ओमेगा को ठंडा लग रहा था, वो ओमेगा अपना बॉडी को बार बार रब कर रहा था, उसका शॉल भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा था क्योंकि वो ओमेगा इतना ज़्यादा मोटा था। वो वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। जब कैसे में घुस जाते तो लोग उन लोग की तरफ देख रहे थे क्योंकि वांग जी किसी ओमेगा को साथ ले आ रहा है, पर वो ओमेगा तो इतना मोटा है तो लोग उतना कुछ सस्पेक्ट किए नहीं। वांग जी इतना सुंदर अल्फा, वो क्यों इस ओमेगा के साथ घूमेगा। जब वांग जी अंदर आया तो देखा उसका दादी वहाँ पर किसी सर्वेंट के साथ बात कर रही थी या फिर डांट लगा रही थी कि ये कोई काम हुआ नहीं है। उसका जब दादी वांग जी की तरफ देखती है, वो दौड़ के आती है, वांग जी कैसे हो तुम, कितने दिनों बाद देखा तुम्हें, मैंने सुना तुम लोग फिर जीत गए। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ दादी, मैं देखिए मैंने सारे ओमेगास को छुड़ा लिया वहाँ से। वांग जी स्माइल कर रहा था। उन दोनों का रिएक्शन, वो ओमेगा मोटा ओमेगा पीछे से देख रहा था। उसकी दादी नोटिस करती है उस ओमेगा को और कहती है, वांग जी ये कौन है। वांग जी कहता है, ये जान फेमियन का बेटा है, ये कोई काम से मैं इसको यहाँ लाया हूँ, कोई इंपॉर्टेंट काम से, और इसको भी कोई काम थी तो अभी से ये इसी कैसल में रहेगा। जान फेमियन का जब बात सुनती है वो दादी, वो स्माइल करते कहती है, जान फेमियन के बेटे हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। वो ओमेगा मोटा सा लड़का कहता है, मेरा नाम जांग विजयन है, आपसे मिलके अच्छा लगा, आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। उसकी दादी स्माइल कहती है, तुम प्यारे हो पर थोड़े से मोटे हो। वो ऊपर से नीचे विभूषण को देखती है और कहती है, और तो मैं तुम्हें वूशान कह के पुकारूंगी। तभी वूशान कहता है, आप मुझे विंग भी बुला सकती हो, विंग मेरी माँ बुलाती थी, आप पूरी माँ जैसी हो। उसकी दादी एक स्माइल करती, वार्म वाली स्माइल, पर थोड़ी तो एक रेजिस्टेंस थी क्योंकि व्यूश इतना मोटा जो था, एक अपीयरेंस होता है ना, एक फर्स्ट टाइम एक अपीयरेंस का लुक, जो उसकी दादी को इतना अच्छा कुछ नहीं लगा था व्यूशियन को लेके। उसकी दादी स्माइल करती हुई कहती, हाँ ठीक है। कुछ देर बाद वांग जी व्यूशियन का रूम उसके रूम के पास में ही सेट कराता है, एक एक्स्ट्रा रूम जो वांग जी के रूम के पास ही था। व्यूशियन देखता है उसका बेड भी बहुत बड़ा था, पूरी उसके साइज़ की तरह। व्यूशियन स्माइल करता है। फिर जब वो देखता है कि वांग जी अपने कमरे के अंदर घुस रहा था, व्यूशियन अपना बड़ा हाथ, मोटा हाथ से वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है, रुकिए ना हस्बैंड। वांग जी उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्या हुआ, इतना रात हो गया है, सोने जाना है। तभी वांग जी कहता है, कोई काम है तुम्हें या फिर कुछ चाहिए, तुम बोलो, मैं सर्वेंट को बुला देता हूँ। व्यूशियन अचानक से वांग जी को धीरे से हक कर लेता है। वांग जी
जब उसका हक फील करता है, वांग जी उसके पूरे चेस्ट में ही छुप गया था, क्योंकि वांग जी उसके कंपैरिजन में पतला था और विभूषण इतना मोटा। वांग जी कहता है, देख विभूषण क्या हुआ? तभी विभूषण कहता है, हस्बैंड आज मेरी पहली नाइट है, क्या मैं आपके साथ नहीं सो सकता? वांग जी कहता है, देखो विंग, वो थोड़ा दूर होता है, कहता है, देखो मैं तुमसे शादी तो किया हूँ, पर मैं तुम्हें वो प्यार कभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी तक किसी से प्यार हुआ ही नहीं है। मैंने वादा किया तुम्हारे फादर को, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा मुझसे, पर प्यार मत सोचो। विभूषण बस देखता है, उसकी आंखों में थोड़ा टीयर्स आ जाता है। विभूषण समझता है और विभूषण कहता है, जी मैं कभी आपको प्रेशर नहीं डालूँगा। वांग जी उसका सैडनेस फील करता है कि वांग जी ने उसको कोई किसी चीज़ को लेके एम्प्टी फील कराया, तो वांग जी को थोड़ा सैड फील होता है। वांग जी कुछ कर तो नहीं सकता था, पर वो सैड फील कर रहा था, या फिर वांग जी किसी को बोल नहीं पाएगा कि उसका ओमेगा है। इसलिए वांग जी को समझ आ रही थी कि क्यों विभूषण थोड़ा सैड है। विभूषण को समझ आ रही थी धीरे धीरे, जो कि किसी ने उसको बताया नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उसको ये समझ आ गया कि किसी को पता नहीं है कि उसका शादी हुआ है। विभूषण धीरे से उसके कमरे में चला जाता है। वांग जी पूरी रात फिर से सोचता है। दूसरे दिन मॉर्निंग कोर्ट होता है। विभूषण वो भी उठ जाता है, विभूषण को भी आदत था। फिर वांग जी अपने थ्रोन में बैठा हुआ था। विभूषण धीरे से उस मॉर्निंग कोर्ट में एंटर हो रहा था। वांग जी ने देखा विभूषण उस डोर से एंटर हो रहा है जहाँ पर बहुत लोग एंटर हो रहे थे। वांग जी देखता है, फिर वांग जी एक गार्ड को ऑर्डर करता है कि विभूषण के लिए एक सीट लगाया जाए साइड में, जहाँ पर एल्डर्स बैठते वहीं पे। विभूषण को एक बड़ा सा सीट दिया जाता क्योंकि विभूषण इतना मोटा जो था। पर विभूषण जब वहाँ बैठता है, विभूषण का चेहरा थोड़ा सैड था। वांग जी कुछ फील करता है, तो वांग जी फिर से गार्ड को बुलाता और कहता है, उसका थ्रोन मेरे पास लेके आओ। वो गार्ड भी वांग जी की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक से देखता है। वांग जी कहता है, जो बोला है वो करो। फिर विभूषण के पास वो गार्ड आती है और कहती है, सर आप थोड़ा उठिए, महाराज बोले हैं कि आप उनके पास बैठेंगे। विभूषण का आइसलेट हो जाता है, वांग जी की तरफ देखता है विभूषण और स्माइल करता है। वांग जी भी एक स्माइल करता है और फिर उसका बड़ा सा थ्रोन विभूषण, उसका थ्रोन के पास ही विभूषण का थ्रोन लगाया जाता है और विभूषण धीरे से अपना सब धीरे धीरे अपने पैर से उसके मोटे से शरीर को लेके वो विभूषण लान वांग जी के पास आके बैठता है दूसरे थ्रोन में। सब लोग देख रहा था और गॉसिप कर रहा था। एक एल्डर पूछता है, महाराज ये कौन है? वो कहता है, लान वांग जी ये जान भीमियान के इकलौते ओमिंग का बेटा है, जो हमारी सभा के लिए हेल्प करने के लिए अब से यहीं पर प्रस्तुत रहेंगे और हमारी मदद करेंगे। सब लोग जब सुनते ये जान फेमियन के बेटे हैं, वो सब लोग स्माइल करते हैं और कहते हैं, सच में उनका आपके फादर जैसे हैं, हम लोग बहुत आपके खुश हैं आपके फादर के लिए। आपके फादर ने हमारे किंगडम के लिए जो जो किया हमने कभी भूला नहीं है। विभूषण स्माइल करता कहता है, आप सबका शुक्रिया, आप सब मेरे फादर को इतना प्यार करते, इतना रिस्पेक्ट करते, इसलिए बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं आपके मॉर्निंग कोड और कोई चीज़ को लेके मदद कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ का नॉलेज है। सब लोग अपना सर हिलाते और सच हाँ बोलते हैं। दूर से कोई एक लड़की उन लोग को देख रही थी। वो लड़की उस दरबार में डांस करती थी बहुत पहले, और अब भी करती है। और वो लड़की गुस्सू की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। वो हरम्स में जा के डांस करती थी, और वो लड़की का नाम था यान लू। यान लू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यान लू इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, वो एक ओमेगा थी। यान लू की तरफ हर एक अल्फ़ा अट्रैक्ट होता था। वांग जी सिर्फ ऐसा एक लौता किंग था जो यान लू जब भी उसके पास आती थी, वांग जी उसको इग्नोर करता था। उसका डांस देखता था पर कभी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया नहीं, जैसे कि दूसरे सारे अल्फाज दिखाते थे। यान लू को ये चीज़ अट्रैक्टिव लगी किंग के बारे में। वो तब से ही किंग के पीछे पड़ी हुई थी, पर आज जब देखी किंग के पास एक ओमेगा बैठ रहा है, वो भी इतना भद्दा सा ओमेगा, कैसा अजीब लग रहा है। किंग के पास तो सिर्फ एक को ही बैठना चाहिए, सिर्फ उसको बैठना चाहिए किंग के पास। यान लू खुद के अंदर एक गुस्सा फील कर पा रही थी, एक जलन फील कर पा रही थी, और एक चीज़ सी देख रही थी कि वांग जी जो भी बात सोच रहा है वो विभूषण के साथ डिस्कस कर रहा है।
और विभूषण जो डिसीजन ले रहा है वही फाइनल कर रहा है। वांग जी का ये चीज़ देख के यान लोगों को बहुत ज़्यादा ही जलन फील हो रही थी। वो सोच रही थी किंग के पास अगर कोई बैठ सकता है वो तो क्वीन है, तो ये ओमेगा क्यों बैठा हुआ है ये लड़का। यान लो ये चीज़ वो सोचती है कि एक ही दिन वो ओमेगा बैठेगा तो क्या हुआ। पर जब रोज़ देखती है यान लो कि विभूषण अब से रोज़ वांग जी के पास बैठ रहा है, ये चीज़ यान लो को जलन या और फिर सस्पेक्ट फील करने लग गई कि ये विभूषण वांग जी के पास हर टाइम क्यों बैठता है। वांग जी इसको अलाउ भी करता है। वांग जी भी तो एक किंग है, वो एक बार भी नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे। जो वो भत्ता सा मोटा सा ओमेगा उसके पास बैठ रहा है। यान लू को ये चीज़ सताते रही और एक दिन यान लू को खुफिया जानकारी मिली कि वांग जी के पैलेस में एक आदमी आया है जो जान फेमियन है। वो उसके ओमेगा बेटे के साथ मिलने के लिए आया है। यान लू उस दिन दरबार में डांस की क्योंकि जान फेमियन आए थे। जब वो जा रही थी तब वो किसी रॉयल सर्वेंट को बोली कि जान फेमियन के आसपास रहना और उनका जो भी खुफिया बात है वो मुझे बोलना। वो सर्वेंट अपना सर हिलाती और कहती जी वो यान लू की एक स्पाई थी जो महल में काम करती थी। वो सर्वेंट जान फेमियन को फॉलो कर रही थी। जहाँ पर भी जान फेमियन जा रहे थे जान फेमियन ने कोई नोटिस नहीं की क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्वेंट्स थे। जान फेमियन अपने ही मन में थे क्योंकि वो खुश लग रहे थे क्योंकि उसका बेटा जो खुश था। जांग वुशियान उसके फादर की तरफ देखता है और उसके फादर जांग वुशियान को एक साइड में ले जाते और कहते हैं बेटा मुझसे तुमसे बात करनी है। विंग स्माइल करता है, कहता है हाँ जी चलिए आइए मुझे पता है, उस कमरे में जाके बात करते हैं। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और जाने के बाद वो दोनों बात करने लग जाते हैं। विंग कहता है बताइए फादर आपको क्या कहना है मुझसे। जांग फीमैन कहता है कि बेटा मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ वांग जी तुम्हें ठीक से रख रहा है कि नहीं। मतलब देखो मुझे पता है वो मेरे दोस्त का बेटा है और वो मान भी किया शादी के लिए, पर मुझे पता नहीं उसका असली वाला फीलिंग क्या है तुमको लेके। पता नहीं मैंने उसको प्रेशर डाला था लगता है शादी के लिए। विंग का थोड़ा सा मुंह उतर जाता है। वो कहता है मुझे समझ आती है फादर, इसलिए तो उन्होंने मुझे अभी तक छुआ नहीं है। वो बोलते हैं उनको प्यार नहीं हुआ है, इसलिए प्यार जब तक नहीं कुछ भी नहीं। और मुझे पता चल गई क्योंकि उन्होंने किसी को अपना हम दोनों का सीक्रेट नहीं बताया है कि उन्होंने मुझसे शादी किया है। वो सर्वेंट वो जो जान फेमियन को फॉलो कर रही थी वो उस रूम के बाहर ही कान लगा के सारी बातें सुन रही थी। जब वो ये बात सुनती है उसका आइज़ भी खरा हो जाता है। वो आइज़ वाइट करके ये बात सुन रही थी और वो अपने मुंह को कवर कर रही थी। वो इतना बड़ा न्यूज़ था ये तो उसको यान लो को जाके बताना ही पड़ेगा। वो सर्वेंट और कुछ सुनती नहीं है, वो वहाँ से धीरे से निकल जाती है। और जांग वुशियान कहता है कि फादर सब अच्छा है, वो मुझे बहुत केयर करते हैं। मैं जो पसंद है मेरा मैंने उनको एक बार बताया था, उनको अब भी याद है। एक रात मैंने उससे ज़िद किया कि मुझे बाहर जाना है, तो रात में जब सब लोग सो गए क्योंकि गुसू में सब लोग जल्दी सोते हैं ना फादर, उन्होंने मुझे बाहर लेके गए थे। हम लोग एक ऑर्डिनरी सा कपड़ा पहने थे। मैं थोड़ा ज़्यादा ही खा रहा था बाहर, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे और खिलाया। उसके फादर स्माइल करता है और कहता है बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो, मुझे और क्या चाहिए, एक फादर को और क्या चाहिए कि उसका बेटा खुश है। मैं पहले तुम्हारी शादी को लेकर चिंता करता था क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे इस मोटापा के लिए। वुशियान का स्माइल थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो कहता है हाँ पर वांग जी ऐसा नहीं है, वो किंग हो सकता है पर वो बहुत अच्छा है, एक अच्छा पर्सन है। क्यों मुझे यही लगता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट। और फादर मैं एक बात बोलूँ, ये वुशियान ज़रूर वांग जी को अपना बना के रहेगा। अभी तक वो उसका दिल मेरा नहीं हुआ है, पर एक दिन उसका दिल मेरा होगा और देखना सब सही होगा। वुशियान के आइज़ में थोड़ा सा टीयर्स था, उसके चिक्स पफ्ड हो गया था रेड। उसके फादर स्माइल करता कहता अरे रे मेरा बेटा रोने लग गया, देखो इतने बड़े हो गए तू भी रो रहे हो, शादी भी हो गई है तुम्हारी, ऐसे रोते हैं क्या कोई पगले।
तो वो स्माइल करता है, कहता है मुझे क्या करूँ, माँ की तरह हूँ ना इमोशनली। और वो स्माइल करता है, वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है जान फेंगमियान वहाँ से निकल जा रहे थे। जांग वूशियान स्माइल कर रहा था और वेव कर रहा था उसके फादर की तरफ। उसका फादर स्माइल करता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। और उसी साइड वो सर्वेंट जो काम कर रही थी वो बस यानलू के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि यानलू का घर बहुत ज़्यादा ही दूर था और सिर्फ वो डांस परफॉर्मेंस की वजह से महल में आती थी। तो जब महल में आती थी तो सारा खुफिया जानकारी वो सर्वेंट से उसको मिलती थी। और कुछ दिन बाद यानलू का परफॉर्मेंस था तो यानलू महल में आ गई। जब वो आई तो सीधा उस सर्वेंट को ढूंढी और वो सर्वेंट ने उसको बताया कि एक खुफिया जानकारी मिली है, जो महाराज है ना उनका कुछ नाजायज़ सा रिश्ता है। वो रिश्ता यही है कि वो मोटा सा वो जो है ना जान फेंगमियान के बेटे, वो उसका ओमेगा है, शादी कर लिया है। यानलू का आइस बिग हो जाता है। यानलू कहती क्या तुम अपने सेंस पे हो ना, ये क्या बातें कर रही हो तुम। यानलू को समझ नहीं आ रही थी क्या बोल रही है। वो सर्वेंट बोली मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने अपने कानों से सुना है। जांग वूशियान अपने फादर से बात कर रहा था कमरे में और उसके फादर ने मेंशन किया है उन दोनों का शादी को लेके, तो उन लोग का ऑलरेडी शादी हो गया है। जांग वूशियान शादी किंग के साथ। यानलू शॉक्ड हो गई थी। यानलू कहती ठीक है तुम जाओ यहाँ से। यानलू अपने फेस में हाथ रखती और कहती ये कैसे हो गया, मैं तुम्हें किंग से अलग करके रहूँगी जांग वूशियान। तुम मेरे लनजान के इस पास कभी नहीं आ सकते, वो मेरा है। और जिसके ऊपर यानलू का नज़र पड़ा है वो तब से यानलू का ही हुआ है। यानलू मेरे लान वांग जी को कभी तुम्हारा होने नहीं देगा जांग वूशियान। और देखो मैं तुम्हें कैसे सबके सामने एम्बैरस करती हूँ। और वो उस रूम से निकल जाती है विस्पर करते करते, वो गुस्से में थी। कुछ दिन बाद बहुत जल्दी एक फेस्टिवल आ जाता है, लैंटर्न फेस्टिवल, जो चाइना का सबसे ब्यूटीफुल फेस्टिवल था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत प्योर और हेवंस से मिला हुआ एक फेस्टिवल है, जिसमें सब लोग हेवंस और सबको प्रणाम करके अपना ब्लेसिंग या फिर विश जनाते हैं और उन लोग से ब्लेसिंग लेते हैं और छोटे छोटे लैंटर्न्स पे अपना विशेस लिख के भेजते हैं। और जो लोग मैरिड कपल होते हैं उनके लिए तो रेड लैंटर्न्स होते हैं। वूशियान उसने ये लैंटर्न फेस्टिवल के बारे में सुना था पर कभी किया नहीं था क्योंकि वो गुस्सू में नहीं था। जांग वूशियान वो अपने कमरे में था, फिर वो कुछ सोचता है। वो धीरे से लान वांग जी के कमरे के सामने आ जाता है, नॉक कर रहा था। विंग थोड़ी देर नॉक करता है पर अंदर से आवाज़ नहीं आती है। वो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा धक्का देता है क्योंकि वो तो मोटा था, जब धक्का दिया तो अचानक से खुल गया। विंग अपना सर खुजाता है और कहता है ओह खुल गया, कोई कुंडी नहीं लगाया क्या। फिर जब वो अंदर आया तो देखा कुंडी उसने गलती से तोड़ दिया था धक्का देने से। विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, फिर वो आसपास देखता है कोई नहीं था। फिर उसको कोई आवाज़ आती है वॉशरूम से, तो वो आगे बढ़ता है। जब वो दरवाज़ा खोलने वाला ही था वॉशरूम का, तभी कोई अंदर से दरवाज़ा खोलता है। एक मस्क्यूलर सा चेहरा, एक मस्क्यूलर सा बॉडी और एक ब्यूटीफुल सा चेहरा जो वो हमेशा देखता है, टॉल हैंडसम। और वो वूशियान की तरफ देखता और कहता है तुम अंदर। और वो अपने आप को रोब से ढक रहा था। वूशियान ब्लश करता और कहता है तुम हस्बैंड। और फिर वो अपने पीछे घूम जाता है, उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वांग जी वो अभी जस्ट बात करके आया था और तभी वूशियान जैसे उसको देख लेगा ये उसने सोचा नहीं था। वो कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वूशियान कहता है मुझे वो आपसे बात करनी थी। वांग जी पीछे कपड़ा पहन रहा था और कहता है हाँ क्या बात करनी थी, क्या आप लोग बाद में नहीं बात कर सकते। वूशियान कहता है नहीं ये ज़रूरी है, असली में ना मैंने सुना है परसों लैंटर्न फेस्टिवल है। वांग जी जो अपना रोब पहन रहा था वो स्टॉप हो जाता है, कहता है तो उसका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बीइंग कहता है
कि तो एक्चुअली हम दोनों तो शादी मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, पर हम दोनों तो न्यू लिवेड है ना, तो हस्बैंड हम दोनों एक साथ फेस्टिवल बनाए। इसमें मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है आप लोग की लाइब्रेरी में, जिसमें न्यू लिवेड को ब्लेसिंग मिलता है हेवन से। तो क्या आप मेरे साथ उन जगह जाके ब्लेसिंग लोगे क्या? वांग जी बोलता है, देखो मेरा उस फेस्टिवल में मुझे और एक काम भी करना है, हम लोग के किंगडम के लिए ब्लेसिंग लेने मुझे टेंपल जाना है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे साथ। वुशियान का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वुशियान कहता है, जी आप जो बोले, पर मैंने सोचा आपके साथ बस एक टाइम बाहर एक साथ एक कपड़े पहन के। वांग जी इमेजिन करता है, फिर अपना वो ख्याल अपने सर से हटा देता है और कहता है, नहीं हो पाएगा विंग, तुम अपने कमरे में जाओ और ऐसे बिन बुलाए मत आना, अगर मैं बुलाऊँ तभी आना। और मेरा डोर तो लॉक था ना। वांग जी जब डोर की तरफ देखता है तो उसका काम तमाम था। वांग जी अपना सर पीट रहा था और कह रहा था, मैंने क्या गलती किया है अपने लाइफ में। फिर वो डोर के पास जाता है, वो कुंडी तोड़ देता है और कहता है, जाओ ये कल मैं ठीक करा दूँगा, फिर तुम जाओ यहाँ से। विंग थोड़ा सा सैड फील करता है, वहाँ से चला जाता है चुप से। वांग जी अपने बेड में आके लेटता है, फिर आँख बंद करता है, फिर आँख खोलता है, फिर आँख बंद करता है। वो करवटें बदल रहा था। वांग जी फिर उठ के बैठता है, कहता है, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या उसे? क्या मैंने रूडली बोला? वो थोड़ा सैड लग रहा था। वांग जी कुछ सोचता है, फिर वो कैंडल, उसके पास में कैंडल था, वो बुझा देता है, अंधेरा कर देता है रूम को। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। पूरा दिन जांग वुशियान विंग का चेहरा उतरा हुआ था। विंग आसपास भटक रहा था और फिर विंग फूल के पास जाता है जो गार्डन था। वो एक फूल की पंखुड़ियों को फेंक रहा था, खोल खोल के फूल से तोड़ तोड़ के फेंक रहा था और कह रहा था वो मुझसे प्यार करता है। फिर फेंक रहा था, फिर कहता है नहीं प्यार करता। मुझसे प्यार करता है क्या? फिर बोल रहा था नहीं प्यार करता। फिर आखिर में एक चीज़ आ जाता है, नहीं प्यार करता। विंग ही बात सोचना नहीं चाहता तो इसलिए पंखुड़ी को ही फेंक देता है। फिर वो और एक फ्लावर जब उठाता है, जब वो पकड़ता है उस फ्लावर को, उसने तोड़ा ही नहीं था, पर उसका हाथ का ग्रिप इतना स्ट्रांग था कि वो फ्लावर ऐसे ही मुरझा जाता है। विंग कहता है, अरे तुम इतने जल्दी मुरझा गए। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? विंग सोच रहा था, तभी उसके पास यानलू आती है और कहती है, सुनिए। यानलू को देख के विंग थोड़ा शॉक था। विंग कहता है, हाँ। यानलू कहती है, वो किंग ने आपके लिए कुछ भेजा है। विंग देखता है, यानलू के हाथ में एक रोप था। विंग कहता है कि ये क्या है? वो किंग ने आपके लिए भेजा है, वो लैंटर्न फेस्टिवल है ना, उस लैंटर्न फेस्टिवल के लिए ही आपके लिए पहनने के लिए भेजा है। यानलू स्माइल करती कहती, अच्छा तुम वो डांसर हो ना? विंग कहता है, जो हमारे दरबार में डांस करते हो। तुम बहुत अच्छी डांस करती हो, क्या तुम मुझे डांस सिखाओगी? मुझे भी डांस सीखना है तुम्हारी तरह। यानलू स्माइल करती है और कहती है, आप वैसे डांस एक कला है, डांस सब लोग नहीं सीख पाते हैं और आपको देख के नहीं लगता कि आप सीख पाओगे। विंग का थोड़ा चेहरा मुरझा जाता है, जैसे कि उसके ऊपर कोई ठंडा पानी फेंक के मारा है। विंग अपना सर झुका लेता और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो यहाँ से। यानलू स्माइल करती कहती, जी, और यह पहनिएगा ठीक है, फेस्टिवल में किंग ने भेजा है। यानलू स्माइल करती है इवनली जब वो पीछे से जा रही थी और कहती, अपने मन में कहती है, एक बार पहन कर देखो ये वाला, फिर तुम समझोगे कि मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए। विंग जांग वुशियान। और फिर वो वहाँ से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। विंग उस ड्रेस को निहारे जा रहा था। क्या सच में लान वांगची ने उसके लिए भेजा है ये? वो उसको सहलाता है हाथ से और कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये पहनूंगा। जांग वुशियान जब वो पहनता है दूसरे दिन, वो बहुत टाइट हो रही थी पर वो पहन रहा था। उसको पता चली कि लान वांगजी और उसकी माँ, दादी माँ, वो ऑलरेडी प्रीस्ट हॉल में चले गए प्रे करने। वहाँ बहुत सारे क्राउड है और लैंटर्न फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। विंग वो रोब पहन रहा था पर बहुत टाइट था वो,
वो हो ही नहीं रहा था, ऐसा ही लग रहा था। विंग कुछ भी करके वो पहन रहा था, फिर लास्ट में उसको अट जाता है, पर उसका पूरा बॉडी, पूरा चर्बी, सब कुछ फूल फूल के आया था। विंग कुछ सोचता नहीं है, वो उसको पहने हुए बाहर जाता है। सब लोग उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, पर विंग कोई फ़र्क नहीं पड़ी थी। विंग जब थोड़े आगे आता है, कुछ देर बाद उसको एक दूर में एक जगह दिखता है, एक जो उन लोग के महल में ही था, एक गार्डन। पर वो गार्डन में कुछ अजीब सा डेकोरेट किया हुआ था। वो जब आगे जाता है तब देखता है फूलों से, उस लैंड कैंडल से जगह को पूरा डेकोरेट किया गया है। चांगवुशन आसपास देख ही रहा था, तभी एक पीछे से आवाज़ आता है, कोई कॉफ करता है और कहता है तो क्या तुम्हें पसंद आया? वो आवाज़ थोड़ा सा कोल्ड था पर थोड़ा सा जेंटल। वो जब पीछे मुड़ता है तब देखता है वो और कोई नहीं, किंग था। वो कहता है ये तुम्हारे लिए है। और वो एक छोटा सा बॉक्स था। जब विंग वो बॉक्स खोलता है तब वो देखता है एक ब्यूटीफुल सा एक नेकलेस है जो लान वांगजी ने बोला है। लान वांगजी कहता है ये मेरी माँ की थी, और पता है ये बहुत छोटा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा, वो उसके गले की तरफ देखता है, विंग की गले की तरफ। वांगजी कहता है पर ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। विंग कहता है ये वांगजी तुम ये मुझे कैसे दे सकते हो, ये तो बहुत ख़ास है तुम्हारे लिए। वांगजी तुम्हें ये मुझे नहीं देना चाहिए, मैं अगर ये घुमा दूँ तो, अगर ये मुझसे टूट जाए। नहीं वांगजी मुझे ये नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। विंग का बात सुन के वांगजी कहता नहीं, तुम मत पहनो इसे, बस इसको अपने पास रखो, सोचिए तुम्हारा ही है, या फिर मेरे माँ से तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग। विंग स्माइल करता कहता है ठीक है तो मैं ये रख रहा हूँ, ये सच में मेरा है ना? वांगजी कहता है हाँ ये तुम्हारा ही है। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है तो हम लोग बाहर चले यहाँ से? वांगजी कहता है चलो तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जहाँ पर अभी फेस्टिवल हो रहा है। वहाँ से थोड़े दूर एक जगह है जहाँ पर वो फेस्टिवल हो रहा है, एक लेक के सामने, चलो तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। वांगजी उसको लेके जा रहा था, उसके पीछे कुछ गार्ड्स भी थे, और वांगजी और विंग वहाँ जा रहे थे। विंग वो ड्रेस वैसा कुछ खास नहीं था। वांगजी उसके साथ जाता है और वहाँ कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्राउड थे। वांगजी एक लैंटर्न लाता है, वो रेड लैंटर्न था, इसका मतलब न्यूली वेड, जो लोग न्यूली वेड होते हैं उन लोग के लिए रेड लैंटर्न। विंग उसको देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वो कहता है थैंक यू हस्बैंड, आप सच में मेरे बारे में सोचते हैं, मैं सच में ये चाहता था मैं आपके साथ करूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी स्माइल करता है थोड़ा सा, वो उसका शो नहीं हो रहा था क्योंकि अंधेरा भी था वहाँ। वांगजी उस लैंटर्न को लिट करता है और उसके ऊपर थोड़ा विश लिखता है, उसका और विंग का। विंग अपना विश लिखता है और वांगजी अपना। फिर वो दोनों वो लैंटर्न को छोड़ देते हैं एक साथ। वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, वो लैंटर्न उड़ रहा था, विंग स्माइल कर रहा था। फिर वांगजी उसको एक धूप देता है, जो उन दो को हाथ जोड़ के गॉड की तरफ, आसमान की तरफ प्रे करना था। विंग उस धूप को लेने के लिए जब नीचे झुकता ही है, तभी अचानक से पीछे से एक कुछ फटने का आवाज़ आता है। विंग थोड़ा फ्रीज हो गया था। अचानक से पीछे से सब लोग हंसने लग जाते हैं, जो क्राउड में जो लोग थे, और इवन जो गार्ड्स थे राजा के, जो उन लोग के साथ पीछे आ रहे थे, वो लोग भी हंसने लग जाते हैं। विंग जब पीछे अपना मोटा वाला हाथ जब अपने पीछे बैक में रखता है, वो देखता है उसका कपड़ा फट गया। विंग शॉक्ड। विंग नीचे अपने आप को कवर करने का कोशिश कर रहा था। विंग जब ये चीज़ कोशिश कर ही रहा था तब उसका और भी कपड़ा फट गया, ऊपर का, पीछे का पूरा चीज़ फट गया था। विंग का पूरा रोप, विंग ब्लश कर रहा था, विंग को शर्म आ रही थी, विंग रोने जैसा लायक हो गया था। वांगजी देख के शॉक्ड। वांगजी कह रहा था विंग ये कैसे हुआ? वांगजी कहता विंग कहता है मुझे कुछ पता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये चीज़ बर्बाद कर दिया। विंग का आँख में आंसू थे। विंग आसपास देख रहा था और तभी यानलू आती है और यानलू स्माइल करती है और कहती है ये क्या अपशगुन है। और यानलू के पास में ही दादी थी, जो लेट क्वीन, वो शॉक्ड हो गई थी। वो विंग की तरफ देख के कहती है ये क्या अपशगुन है वांगजी, ये ओमेगा अगर यहाँ पर आए भी है तो एक कैसा ऑर्डिनरी सा कपड़ा पहन के आया है, ये हमारा एक रॉयल फेस्टिवल है और ये कैसा कपड़ा पहन के आया है, देखो पूरा फट गया है, देखो लोगों को दिखा रहा है, ओमेगा ओके लोगों को दिखा रहा है, यहाँ पर कितने सारे अल्फाज है। वांगजी इसको बोले यहाँ से चले जाने। वांगजी बहुत शेम्ड फील कर रहा था। वांगजी
विंग की तरफ देखे कहता है विंग यहाँ से चले जाओ। विंग शर्मा रहा था, विंग अपने आप को कवर कर रहा था पीछे से, पर वांग जी उसका हाथ, विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि आस पास से सब लोग हंस रहे थे, हंसने की आवाज़ उसके कानों में यही गूंज रहा था, सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। वांग जी विंग को हाथ से विंग को उसका हाथ पकड़ पाता तभी जब उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ से भी जो रोप्स थे वो एक आवाज़ से पूरा फट जाते हैं। वांग जी शॉक्ड, वांग जी तो बस हल्का सा पकड़ा था और इसका रोप ये तो पूरा फट गया सामने से भी। विंग कोई उसको पूरा शर्म आई थी, विंग रो रहा था, विंग कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, वो अपने नीज में गिर गया था, विंग कहता मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहते विंग उठो, वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते विंग उठो। वांग जी जब विंग को उठाने की कोशिश किया, वांग जी खुद गिर गया, क्योंकि विंग इतना भारी जो था और वांग जी का थोड़ा सा महंगा वाला जो किंग का जो रोप्स होता है थोड़ा सा फट गया था साइड से, नीचे गिर गया। वांग जी जब देखा उसका रोप्स इतना महंगा रोप्स जो उसने स्पेशली इस डे के लिए बनवाया था, इस डे के लिए, वो तो अभी तक वो प्रीस्ट वाले हॉल में अभी तक गया ही नहीं है। वो वीवूशियान के लिए वो वेट कर रहा था कि वीवूशियान को लेके वो प्रीस्ट हॉल में जगह, पर उसका रोप्स फट गया। एक फटा हुआ रोप्स लेके वो प्रीस्ट हॉल में जाएगा, वो तो एक किंग है, लोग हंसेंगे उसके ऊपर। ऐसे ही लोग हंस रहे हैं। वांग जी आसपास देखता और उसको गुस्सा आ जाती है। वीवूशियान को समझ नहीं आई। वांग जी को पहले पर गुस्सा नहीं आई थी, पर अभी सच में उसको गुस्सा आ गया। तो वांग जी के गुस्से में कहता है विंग यहाँ से जाओ, यहाँ से तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इतना तमाशा करके। विंग मैंने बोला यहाँ से जाओ। विंग के आइज में आंसू आ जाते, वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना मोटा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी गुस्से में था। वांग जी कहता क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अभी टेम्पल में भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरा रोप्स फट गया है, नीचे से भी थोड़ा सा भी फटा रोप्स लेके मैं टेम्पल नहीं जा सकता, क्योंकि रूल्स है हमारा, इस डे पे कोई फटा हुआ रोप्स लेके कहीं नहीं जा सकता। और तुम्हारा सारा रोप्स फट गया, तुम कौन सी क्वालिटी का रोप्स पहने हो। विंग कहता है ये तुम आपने मुझे, वांग जी कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से जाओ। विंग तुम मुझे और शर्मिंदा कर रहे हो। फिर फाइनली वांग जी की इंसल्ट वाली बातें सुन के विंग वहाँ से दौड़ के निकल जाता है, उठता है, अपने आप को संभालता है, वहाँ से दौड़ के निकल जा रहा था। जो भी लोग उसको देख रहे थे सब लोग हंसने स्टार्ट कर दे रहे थे और वांग जी को ये चीज़ और गुस्सा दिला रही थी। वांग जी जब वो निकल जाता है, वांग जी गुस्से में सबकी तरफ देख के चिल्लाता और कहता है तुम लोग की इतनी मजाल, तुम्हें पता भी है वो कौन है, तुम कैसे तुम लोग हंस सकते हो। सब लोग बोले थे किंग आपने देखा उसका कपड़ा फट गया था, कितना मोटा भत्ता है वो। सारे ओमेगास भी हंसने लग गए थे, जो आसपास में जा रहे थे कपल्स, मैरिड, जो बूढ़े भी थे वो लोग भी हंसने लग गए थे। वांग जी गुस्से में कहता है वो मेरा ओमेगा है, यहाँ का क्वीन है, और तुम लोग की मजाल क्या है कि तुम मेरे क्वीन के ऊपर हंस रहे हो। जब वांग जी बात कहता है कि सब लोग चुप हो जाते हैं, कोई एक बात भी नहीं बोला। वो दादी शॉक्ड हो गई थी, वो कहती कि क्या तो तुमने शादी कर ली वांग जी। वो बहुत सदमे में चली जाती है और उसका सांस में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। वांग जी जब देखते उसके दादी के साथ ऐसा हो रहा है, वांग जी उसके दादी को पकड़ता है और वहाँ से सीधा कैसल ले चले आते हैं। वो लोग प्रीस्ट हॉल में जा ही नहीं पाए, वो फेस्टिवल अब शगुन हो गया। वांग जी ये सोचा कि ये इतना सब कुछ कैसे हो गया। हाँ उसे सोचा ही था ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ इस दिन में होगा। ऊपर से पीछे यान लोग खड़ी हुई थी, वो चिंता दिखा रही थी दादी के लिए और कह रही थी ये क्या हो गया लेट क्वीन को क्या हो गया। ये ज़रूर उस पर्सन की वजह से हुआ है किंग। अगर वो आपका क्वीन भी है तो ठीक है, पर ऐसा होना तो अपशगुन है ना। ये पूरा चीज़ बर्बाद हो गया, देखिए ना दादी को क्या हो गया, ज़रूर उनकी वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है। देखिए ना अपशगुन की वजह से ही दादी को ऐसा कुछ हुआ है। वांग जी के दिमाग में ये चला था कि वीवूशियान के अपशगुन की वजह से उसकी दादी को ऐसा हुआ है। वांग जी उसके आइज़ में टीयर्स था, क्योंकि वांग जी के लाइफ में और कोई नहीं था उसकी दादी के सिवा, दादी और एक जान प्रेमियान जो उसको समझते थे। पर ये क्या, उसकी दादी बेहोश थी, उस कमरे में पड़ी हुई थी। हीलर आ रहे थे, हीलर कह रहे थे कि ये जस्ट स्ट्रेस है, उसकी दादी ने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया इसलिए ऐसा हुआ है। तो वांग जी चुप से उसकी दादी के पास से बैठा हुआ था, एकदम हिल नहीं रहा था। विंग अपने कमरे में था, रो रहा था, सॉब्स कर रहा था।
कुछ सर्वेंट्स उसको आई कंसोल करने। जब उन लोग को पता चला कि ये क्वीन है, वो लोग भी आए। वो रो रही थी, वो विंग रो रहा था। वो कहता है, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? वो 2 सर्वेंट विंग की तरफ देख के कहती, नहीं आप बहुत सुंदर है क्वीन, आप तो हमारी क्वीन है। वो सर्वेंट स्माइल करती कहती है, आप जैसी भी दिखती है, आप बहुत अच्छी हैं। आपको पता है आपकी तरह क्वीन ही है। विंग स्माइल करता कहता, देखो ना कितना बड़ा अपशगुन हो गया मेरी वजह से, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। वो दोनों स्माइल करके कहती, नहीं आपने तो कुछ नहीं किया, ये तो आपके रूप्स की वजह से हुआ है, ये बहुत छोटे थे ना, किसने भेजा था आपको? विंग कहता है, किंग ने ही तो भेजा था, पर देखो सबके सामने मुझे कैसे सुना दिया। और वो तो हमेशा मेरे लिए बहुत नए नए जोड़े कपड़े भेजते हैं, पर देखो इस बार जो कपड़ा भेजा उसकी वजह से देखो सब लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया। क्या मेरी गलती है बताओ? मेरे पे तो कोई नहीं है, मैं अपना घर छोड़ के शादी करके यहाँ आया हूँ। यहाँ आते ही जैसे सब बोला, मुझे समझ आया कि किसी को पता नहीं है कि मैं क्वीन हूँ। मुझे उसने शादी किया मेरे साथ, पर तो भी मैंने सब कुछ सहा, मैंने सब कुछ प्रिटेंड किया कि कुछ नहीं है हमारे बीच, पर था तो मैं उसका ओमेगा ही ना। कैसे कैसे वो मुझे सबके सामने इतनी भली बातें सुना सकता है? वो दोनों सर्वेंट चुप थी, वो लोग भी सैड थी। वो भी विंग की तरफ देख रही थी, फिर ज़मीन की तरफ। फिर वो विंग कहता है, मुझे थोड़ा देर सोने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा देर सोने दो। वो सर्वेंट्स अपना सर हिलाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। विंग थोड़ा देर आके लेटता है। जब वो लेटता है उसको बुखार आ जाती है, क्योंकि वो इतना रोया था अपने लाइफ में, वो इतना रोया था, कभी नहीं रोया। पहले जब रोया था तब जब उसकी माँ का देहांत हुआ था, पर अभी वो बहुत रोया था फिर से इतने सालों बाद। उसके चिक्स भी पफ्ड हो गए थे, फूल रहे थे, जैसे कि उसका आदत था ऐसा। जब वो रोता था तब उसकी चिक्स विक्स सब पफ्ड हो जाते थे लाइक अ मफिन। विंग जब लेटता है उसको बुखार आ जाती है, और ये चीज़ का कोई फ़ायदा उठा रहा था यानलू ने अपने सर्वेंट को भेजा था विंग के कमरे में कि विंग को मार देने, कि यानलू नहीं चाहती थी कि विंग और जिंदा ही रहे। वांग जी को यही लगेगा कि वो फ्रस्ट्रेशन में विंग मर गया, तो यानलू ने ऐसा ही किसी को भेजा था करने के लिए। विंग जब सो रहा था, विंग को पता नहीं था कि उसके रूम में जो सेंट डाली हुई थी वो बेहोश करने वाली सेंट थी, तो वही विंग तभी बेहोश हो गया था, पर उसको बुखार भी था। यानलू का वो सर्वेंट आती है, विंग के मुंह के ऊपर एक पिलो लगती है, विंग को प्रेशर से उसका दम तोड़ने का कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर प्रेशर दे रही थी कि विंग मर जाए। पर अचानक से जब वो सर्वेंट ऐसा करके उठती है, वो देखती है कि विंग का सांस नहीं चल रहा है। वो सर्वेंट सोचती है कि हाँ तब विंग मर गया होगा। तभी यानलू उस कमरे में एंटर करती है और कहती है, काम हो गया। तभी वो सर्वेंट अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, जी मैंने मार दिया, पिलो से उसका सांस रोक दिया। तभी यानलू स्माइल करती कहती है, अच्छा वो ये मर गया। वो विंग के पास आके कहता है, मर गए, सो सैड, पर देखो एक तो फ़ायदा हुआ, तुम्हारे मरने के बाद किंग मेरा होगा। तभी विंग अचानक से उठ के बैठता है। यानलू शॉक्ड हो जाती है, यानलू पीछे को गिर जाती है। यानलू कहती है, क्या तुम मरे नहीं? विंग का आइज खुलता है और ये विंग नहीं था, विंग के अंदर एक सोल आ गई थी। विंग जब उठ के बैठता है, यानलू शॉक्ड हो गई थी। यानलू कहती है, तुम मरे नहीं? और वो सर्वेंट की तरफ गुस्से में देखती है। तभी जब यानलू सामने देखती है, विंग उसके सामने खड़ा होता है और विंग धड़ाम से उसको 2-4 थप्पड़ मार देता है। यानलू नीचे गिर जाती है। यानलू उठ के खड़ी होती कहती, तुम यहाँ आगे मत बढ़ना, मैं नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे मारोगे? हाँ, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूँगी। यानलू फिर विंग को मारने आ ही रही थी, तभी विंग उसका गला पकड़ लेता है। यानलू का ऑलरेडी खून निकल रहा था चीक से और लिप से, कट गया था थप्पड़ से, और विंग जब उसका गला पकड़ा था, यानलू कुछ कर नहीं पा रही थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी, विंग का हाथ पकड़ रही थी। और तभी विंग को कोई धक्का देता है जोर से। विंग सामने देखता है तो वांग जी था। वांग जी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक ओमेगा के ऊपर हाथ उठा रहे हो, अपने से वीक के ऊपर।
क्योंकि वांगजी को भी पता था कि विवुशियान की ओमेगा हो सकता है, पर वो मोटा था, पर वो कितना स्ट्रॉन्ग था, उसके हाथों में कितने ज़्यादा प्रेशर थे। वांगजी की बात सुन के विंग कहता है कि देखो, मैं एक सज्जन पर्सन हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी को मारूंगा, इससे कुछ किया है इसलिए मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ। आपने ही तो वो सिखाया है, जो बुरा करे उसके साथ सज़ा दो। वांगजी कहता है अच्छा, क्या सज़ा किया इसने, तुम उसको मारने पे तुले आए हो। विंग कहता है मैं जब सो रहा था तो ये आके मुझे बहुत बुरा बातें बोल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसका आवाज़ ही बंद करने का बात सोचा। वांगजी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम अपने से कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाने का कोशिश कर रहे हो। तभी जब यानलू को फील होता है कि वांगजी उसका सपोर्ट ले रहा है, वांगजी के पीछे छुप जाती है, कहती है देखिए मैं गरीब हूँ, पर देखिए मैंने बस 2-4 बातें की और बोली, मैंने बस उनको सूद करने के लिए बातें बोला था कि क्वीन, जब पता चला कि वो क्वीन है इसलिए तो मैं बोलने आई कि आप रोइए मत, आपको किंग कुछ नहीं बोलेंगे, कोई सज़ा नहीं देंगे। पर ये उल्टा मुझे मारने लग गई, क्योंकि इनको जलन था कि मैं आपके साथ थी इतने देर, इसलिए इन्होंने मुझे मारा। और यानलू जानबूझ के वांगजी के पीछे आके उसका स्लीव पकड़ रही थी। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है वांगजी, तो तुम कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो। वांगजी गुस्से में था। वांगजी कहता है विंग, सोच समझ के बात बोलो, मैं ऐसा राजा हूँ जो सच्चाई के ऊपर हमेशा कायम रहता है और झूठ को एकदम जगह नहीं देता कोई जगह। कभी भी मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तभी यानलू कहती जी, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे गर्दन कट जाए। तभी वांगजी का तलवार विवुशियान अपने हाथ में ले लेता और यानलू के गर्दन के पूरे पास आके रख देता और कहता है तो ठीक है। तभी वांगजी कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम तो ऐसे नहीं थे। विंग कहता है क्या किया मैंने, इसलिए तो बोला कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा गर्दन काट दिया जाए, तुम वही तो कर रहा हूँ। तभी वांगजी कहता है विंग तलवार दो मेरी। विंग ओबीडियंटली उसको तलवार वापस दे देता है और वांगजी कहता है मैं तुम्हें कल सजा दूंगा विंग, दरबार में आ जाना, और इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि तुम मेरी क्वीन हो। विंग कहता है ठीक है हस्बैंड, अभी तुम जाओ। वांगजी को थोड़ा अजीब लग रहा था, ये तो वो विंग नहीं था जो कुछ दिन पहले रो रहा था, उसके पास आके उसका बात सुन रहा था ओबीडियंटली। क्या हो गया था विंग को। वांगजी वहाँ से निकल जाता है गुस्से में। यानलू भी थोड़ी डर के मारे निकल जाती है क्योंकि विंग उसको अजीब नज़रों से देख रहा था कि अभी मारते, और वो सर्वेंट भी निकल जाती डर डर के। विंग दरवाज़ा बंद करता है, फिर मिरर के सामने आता है और फिर बताया जाता है वो कौन है। उस मिरर के उस पार उसका असली रिफ्लेक्शन दिख रहा था। वो और कोई नहीं, इलिंग पेट्रियार्क था। इलिंग पेट्रियार्क जो गुसू की क्वीन, जो लान वांगजी की माँ थी, उसकी दोस्त था। वो भी एक ओमेगा पर्सन था। उसने कभी भी शादी नहीं किया और उसको एक्चुअली लान वांगजी का फादर पसंद था क्योंकि वो एक ओमेगा था और वो गुसू में ही पढ़ता था। वो लान वांगजी के फादर को पसंद करता था, पर लान वांगजी के फादर ऑलरेडी उसकी माँ को पसंद कर चुके थे, और क्योंकि लैंस एक बार शादी करते इसलिए इलिंग पेट्रियार्क को कभी टाइम ही नहीं मिला। इलिंग पेट्रियार्क जो बहुत ज़्यादा ही फन करने वाला लड़का था, जॉयफुल वाला ओमेगा था, पर उसको वो अटेंशन मिली ही नहीं। इलिंग पेट्रियार्क एक फ़ाइट में क्वीन का जान बचाते हुए वो मर गया था उसी महल में। जब पीछे से सैनिक आए थे दूसरे किंगडम से, तब वो बचाते हुए मर गया था उसी रूम में, और उसी रूम में उसका सोल था। इलिंग पेट्रियार्क का सोल हर टाइम विवुशियान को देखते रहता था कि ये यंग वाला लड़का क्या कर रहा है। पर आज जब वो देखा कि विवुशियान का विंग का लाइफ खतरे में है, वो अपने आप को रोक नहीं पाया बचाने के लिए, तो वो अपने कल्टीवेशन पावर से विंग के अंदर घुस गया विंग को बचाने के लिए। बस इलिंग पेट्रियार्क अपने आप को देखता कहता है कितने सालों बाद मैं किसी को बचा पाया हूँ। मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं किसी को बचाने के लिए बात, क्योंकि मैं इस रूम से बाहर निकल नहीं पाता था, पर अब मैं एक बॉडी के अंदर आ गया हूँ। मैं इस लड़के को भी बचा पाऊँगा और फिर मैं बाहर जा पाऊँगा।
बाहर की दुनिया तो देख पाऊँगा। इलिन पेचेक अपने आप को देखता कहता है, मैं इस बच्चे को ऐसे बुली होते हुए नहीं देख सकता। इसको कितना लोग हार्म करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। इलिन पेचेक वादा करता है। और तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी मॉर्निंग कोर्ट में बैठा हुआ था और कह रहा था,